students, today I will be discussing with you about position, path length and displacement. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अपने अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मोशन, और बच्चों वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोशन होता है इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। सो इट मीन्स टू स्पेसिफाई पोजीशन वी रिक्वायर टू थिंग्स। ओके, क्योंकि जो आपका मोशन है उसको हम कहते हैं कि इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ओके, तो इट मीन्स व्हाट यू नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन। तो बच्चों टू स्पेसिफाई पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यू रिक्वायर टू थिंग्स। ओके, टू स्पेसिफाई पोजीशन यू रिक्वायर टू थिंग्स। जो पहली चीज है आपको जो चाहिए पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, दैट इज ए रेफरेंस पॉइंट, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, और बच्चों जो दूसरी चीज है पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए दैट इज सेट ऑफ एक्सिस। ओके, सेट ऑफ एक्सिस। ओके, सो अब बच्चों जो हम एक्सिस को चूज करेंगे वी विल चूज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, तो हमारा हम जो एक्सिस का सिस्टम कंसीडर करेंगे वी विल कंसीडर rectangular coordinate system, okay, that will have three mutually perpendicular axes. Okay, suppose this is one axis, this is second axis and this is third axis. अगर ये आपका x axis है, ये y axis है, तो this is your z axis. Okay, so this is our set of axis. Okay, अब इसको आप axis है because this is, it is not a single axis. Okay, so यहाँ पे हमें इसको लिखना पड़ेगा axis, तो AXES. Okay, axis, ठीक है। सो हम जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करेंगे। ओके, जहां हम चूज करेंगे दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जिनको बच्चों मैंने लेवल किया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, अब बच्चों यहां पे ये आपके तीन एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और वो जहां पे हमारे तीन एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। उसको मैंने ओ से नोट किया है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और बच्चों यही जो ओरिजिन है इट सर्व्स एज आवर रेफरेंस पॉइंट। इसी ओरिजिन को हम क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो ये अभी मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है, ओके, तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन को जो अब हम डिस्क्राइब करेंगे वी विल डिस्क्राइब the position of that object with respect to this coordinate system. Okay, और बच्चों जब हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे एंड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वी विल पोजीशन ए क्लॉक इन दिस सिस्टम। जब हम इस सिस्टम में क्लॉक को भी प्लेस कर देंगे, क्या प्लेस कर देंगे? क्लॉक। ओके, सो इट मींस व्हेन यू प्लेस ए क्लॉक इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद जो आपका है क्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज ए टेक्निकल वर्ड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लॉक को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको आप बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब बच्चों अगर इसकी डेफिनेशन की बात कीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? ओके, तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो किसी भी जो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर। ओके, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? It is a system of coordinate axis attached to an observer. Okay, it is a system of coordinate axis attached to an observer having a clock with him. Okay, having a clock with him. Okay,
एंड स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ऑब्जर्वर है, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस? द यूजफुलनेस ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वर होएगा, दैट विल डिस्क्राइब पोजीशन, velocity and acceleration of an object. Okay, and acceleration of an object. इसका मतलब जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है, वेलोसिटी को बताना है, एक्सेलरेशन को बताना है, वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, अब बच्चों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दे आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, इट कैन बी इनर्शियल, जो पहला टाइप होगा इसका, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और बच्चों आपका जो दूसरा है, दैट इज नॉन इनर्शियल. ओके, अब बच्चों मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जब आप हायर मैकेनिक्स को स्टडी करोगे तो आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ोगे. तो मैं आपको एक जस्ट बेसिक इसका डिस्टिंक्शन बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो मतलब जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और जहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो अब ये जो आपका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब बच्चों ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आपका एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो बच्चों मैंने सेट ऑफ एक्सिस लिया, मैंने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया और जेड एक्सिस लिया. इट मींस सपोज करो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई हैव एनी पॉइंट पी, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, एंड आई हैव आल्सो प्लेस क्लॉक हियर, तो इसको मान लेता है फोर्थ कोऑर्डिनेट इज टाइम. ओके बच्चों, अगर टाइम चेंज करने से एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट आइदर एक्स, आइदर वाई और आइदर जेड चेंज होता है, देन वी कैन से दैट जो है ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, क्योंकि बच्चों उसकी जो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है. अदरवाइज अगर टाइम के साथ नन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, तो बच्चों ऐसे हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि जो पोजीशन है उसको कैसे डिफाइन करना है. तो यू रिक्वायर ए टू थिंग्स, वन इज रेफरेंस पॉइंट एंड अदर इज सेट ऑफ एक्सिस. अब बच्चों जैसे इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. जैसे सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मेरी पोजीशन जो है, अगर मैं यहां पे अपना रेफरेंस पॉइंट मानूं वॉल ऑफ माय रूम, तो वहां से डिस्टेंस मेजर होएगा. अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं सपोज कीजिए सम अदर प्लेस, सपोज मैं जहां पे अब रेफरेंस पॉइंट को मानता हूं, दैट इज सपोज आई टेक रेफरेंस पॉइंट एज रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट से मेरा जो है एक्स वाई जेड डिफर करेगा. और जहां पे अभी खड़ा हूं इन माय रूम, तो जहां पे जो इसकी वॉल को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं, जहां पे ये तीन इसके वॉल, जहां पे ये टू वॉल्स मीट करती हैं, वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आप देखना जहां पे भी आपके जो वॉल्स और फ्लोर, जिस रूम में आप बैठे हो, यहाँ पे उसका टू वॉल्स और ऊपर से फ्लोर मीट करता है, वहां पे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यही बनाता है. जैसे सेट ऑफ एक्सिस वैसा ही होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, तो आई थिंक नाउ यू आर फेमिलियर विद कि हमें मोशन को कैसे डिफाइन करना है. ओके, अब बच्चों जो आपका चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस है, दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कि आपने जो है एक्सिस को वन डिमेंशन लेना है, टू डिमेंशन लेना है या थ्री डिमेंशन लेना है. ओके, तो जैसे अगर आज जैसे हम जब इस चैप्टर में बात करेंगे मोशन इन वन डिमेंशन, तो यू ओनली नीड आपको वन सेट ऑफ एक्सिस इज एनफ. ओके, अगर आपका मोशन टू डिमेंशनल है, जैसे टू डिमेंशनल मोशन का एग्जांपल दैट इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज टू डिमेंशनल. ओके, जैसे आप यू थ्रो ए बॉल ऑन ए फ्लोर, इट्स मोशन ऑन द फ्लोर इज टू डिमेंशनल. ओके, तो वहां पे आपको दो एक्सिस चाहिए, एक्स और वाई. अगर आपका मोशन थ्री डिमेंशनल है, थ्री डिमेंशनल मोशन की एग्जांपल जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, ओके, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, दिस ऑल आर थ्री डिमेंशनल मोशन. ओके, तो वहां पे आपको तीनों एक्सिस चाहिए. ओके, तो अभी जो हम कुछ लेक्चर डिस्कस करेंगे वो हम वन डिमेंशनल मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो हमें पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वी ओनली रिक्वायर वन सेट ऑफ एक्सिस. ओके, तो बच्चों अब देखो ये वन डिमेंशनल मोशन क्या होता है. वन डिमेंशनल मोशन होता है जहां पे आपको एक ही जो है आपको एक्सिस आपका चेंज करेगा. जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा ओनली वन एक्सिस विल चेंज. जैसे सपोज मोशन ऑफ ए
train on a railway track. That is a one dimensional motion because it is a straight line motion. Okay, तो वहां पे उसका एक ही एक्सिस चेंज करता है, मींस ओनली उसकी अगर यही डिमेंशन चेंज करेगी. ओके, अब जैसे आप बोलो कि इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, अगर कोई इंसेक्ट फ्लोर पे क्रॉल कर रहा है तो उसमें दो डिमेंशन चेंज करेगी. दो डिमेंशन मतलब वो ऐसे भी चेंज करेगा और ऐसे भी चेंज करेगा. ओके, दिस वे एंड दिस वे. और थ्री डिमेंशनल मोशन जैसे आप कंसीडर कीजिए मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस. जो गैस मॉलिक्यूल का मोशन है दैट इज अ थ्री डिमेंशनल मोशन, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल ऐसे भी चेंज कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है. दैट इज एक्स, दिस इज वाई. ओके, एंड if this is x, this is y. Okay, so then your this axis is z axis. Okay, तो अकॉर्डिंगली जो है आपका ऐसे हम डिफाइन करते हैं. ओके, सेट ऑफ एक्सिस की अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं. ओके, अब बच्चों इसके बाद मैं आपको एक चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, on this frame of reference. Okay, that is that description of an event depends on the frame of reference chosen for the description. Okay, description, अब इसको मैं बताता हूं क्या मतलब है. Description of an event depends on the frame of reference chosen for description. अब इसका बच्चों क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करोगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका मोशन डिस्क्राइब कर रहे हो. अब बच्चों जैसे इसकी एक आप एग्जांपल डेली लाइफ से लीजिए. सपोज यू आर ड्राइविंग ए कार, आप कार को चला रहे हो. ओके, अब बच्चों यू विल नोटिस दैट जो अगर आप कार के बाहर खड़े हो और कार चल रही है तो आप यू विल से दैट द कार इज मूविंग. ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू रोड, जब आप कार में बैठे हो आप नीचे रोड को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो कार है दैट इज इन मोशन. ओके, इट मींस विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल की बात करूं, इसका मतलब जब आप ये बोल रहे हो दैट कार इज मूविंग ऑन रोड, इट मींस यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू यू और द ग्राउंड. ओके, तभी आपको ये लगेगा कि जो कार है इट इज मूविंग, बट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन सिटिंग इन द कार इज एट रेस्ट. सपोज जो आपके साथ एक कार में दूसरा पर्सन बैठा है, उसकी पोजीशन तो आपके साथ चेंज नहीं हो रही, आल्दो जो कार है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रोड चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आउटसाइड द कार चेंज हो रही है. बट अगर आपके साथ कोई कार में बैठा है पर्सन, आपकी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हो रही, आल्दो द कार इज इन मोशन. इट मींस यही इस लाइन का मतलब है दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर डिस्क्रिप्शन. ओके, अब अगर आप देखो कि अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो आउटसाइड द कार और ग्राउंड को, तो यू विल नोटिस दैट कार इज इन मोशन. अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो पर्सन को दैट इज सिटिंग विद यू इन द कार, देन यू विल फाइंड दैट कार इज एट रेस्ट. ओके, सो इसका ये मतलब है. अब बच्चों इसमें जो पोजीशन को है इसको मैं भी कंक्लूड करूंगा, but before that I would like to share one thing with you. Okay, तो उसके लिए अभी मैं बताऊं. अब बच्चों सपोज कीजिए आपने मोशन डिस्क्राइब करना है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए यू यूज ए सिंपल एक्स एक्सिस. ओके, अब बच्चों ये जो मैं डायग्राम आपको बताऊंगा दैट इज ए एनसीईआरटी बुक. ओके, क्योंकि मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं तो उसी की डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, so to describe the motion along a straight line we can choose an axis. Say this is my axis. Okay, and this axis is x axis. Okay, and this axis is x axis. now अब ये जो x axis है मान लीजिए कि this x axis coincide with the path of the object. Okay, और बच्चों सपोज कीजिए कि हम जो पोजीशन को मेजर करते हैं, जो जब हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं तो विद रेफरेंस टू some origin, suppose this is my origin O. Okay, तो this is I am talking about one dimensional motion. Okay, एक one dimensional motion की मैं बात कर रहा हूं. Okay, और इसीलिए मैंने x एक्सिस लिया है और जो आपका ऑब्जेक्ट का पाथ है वो इसी x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है. ओके, तो रेफरेंस जो है पॉइंट जहां ओरिजिन मैंने चूज किया है पॉइंट O. ओके, तो इसमें जो कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगी वो ये है
कि पोजीशन टू द राइट ऑफ ए आर टेकन एज पॉजिटिव एंड पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ ओ आर टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो अगर मैं सपोज कीजिए इसको ऐसे ले लूं, सपोज दिस इज 40, दिस इज 80, दिस इज 120, दिस इज 160, this is 200, this is 240, this is 280, this is 320, this is 360. Okay, so because all these positions, suppose this is x-axis, okay, ये x-axis, okay, so all these positions are to the right of origin, so all these are positive. Okay, अब लेफ्ट में कीजिए, यहाँ पे आपका आएगा -40, -80, -120। ओके, तो नाउ अगर मैं इस कन्वेंशन को फॉलो करूं, इट मींस अगर मैं पॉइंट्स लेता हूं P, Q एंड R। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज ओरिजिन इज टेकन एज O, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। ओके, तो बच्चों जो इनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यू विल फाइंड जो आपके P और Q के कोऑर्डिनेट आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी प्लस, सपोज आई मेजर द डिस्टेंस इन मीटर, अगर मैं डिस्टेंस को मीटर में मेजर करूं तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, P विल बी प्लस 360 मीटर, और Q क्या आएगा, Q विल बी प्लस 240 मीटर, और R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, R आएगा -120 मीटर। ओके, बिकॉज all distance are measured to the right of reference point or origin are taken as positive and to the left of reference point taken as negative. Okay, so this is all about position. Now next thing I would like to discuss with you will be about path length. तो उसके लिए बच्चों डायग्राम हम यही कंसीडर करेंगे पाथ लेंथ को डिस्कस करने के लिए। ओके, सो जो पाथ लेंथ, ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन पाथ लेंथ। तो बच्चों उसके लिए लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ ए कार अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग आप कंसीडर कीजिए मोशन ऑफ ए कार, और बच्चों सच दैट कि जो एक्स एक्सिस है इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ कार्स मोशन, जो कार का मोशन है वो इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग कार इज मूविंग। ओके, एंड जो ओरिजिन है ऑफ द एक्सिस बच्चों वो दैट विल बी टेकन एज ए पॉइंट यहां से कार ने चलना शुरू किया था। ओके, जैसे हमारा O है, O इज दिस पॉइंट, O इज ओरिजिन। ओके, एट ओरिजिन यू हैव, यहां पे हमारा x है। ओके, इस साइड हमारा x पॉजिटिव है, और इन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन वी हैव x एज नेगेटिव। ओके, so it means when you have x is equal to 0 you have t is equal to 0। ठीक है, अब बच्चों सपोज कीजिए कि जो हमारे P, Q और R पॉइंट हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑफ ए कार एट 3 डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब बच्चों आई विल कंसीडर 2 केसेस। ओके, जो पहला केस है उसमें लेट अस कंसीडर जो कार है इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट O to P। ओके, इन फर्स्ट केस लेट अस कंसीडर दैट कार moves from O to P। ओके, तो जब आपकी कार O to P मूव करेगी तो कितना डिस्टेंस कार मूव करेगी? सो इन दिस केस द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार विल बी 360 मीटर विद प्लस साइन। ये प्लस साइन क्योंकि ड्यू टू साइन कन्वेंशन। ओके, दिस इज फर्स्ट केस। ओके बच्चों, और यही जो डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस इज नोन एज पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द कार। अब जो दूसरा केस डिस्कस कीजिए, कार मूव फ्रॉम O to P, दिस इज फर्स्ट केस। अब जो सेकंड केस है उसमें कंसीडर कीजिए कार मूव्स फ्रॉम O to P देन फ्रॉम P to Q। तो बच्चों उस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा दैट विल बी दिस डिस्टेंस इज 360 and now it is moving in this direction, so this will be 360 plus 120 meter, so this will be 480 meter। okay, so बच्चों सेकंड केस है
जो कार का मोशन है उसमें जो वो पाथ लेंथ को ट्रेवल कर रही है दैट इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू, क्योंकि जो आपका ये है दिस इज बेसिकली ओपी प्लस पी क्यू। ओके, सो इट मीन जो पाथ लेंथ है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी जो पाथ लेंथ है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दैट क्वांटिटीज व्हिच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन नहीं होती। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू मीन बाय पाथ लेंथ। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम कंसीडर करेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट। So next thing is displacement. Okay, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो, इस ग्राफ का जो कैप्शन है दैट विल बी, मैं इसको अप साइड में लिखूंगा क्योंकि डाउन साइड में मेरे को अभी यूज करना है। दैट इज बेसिकली एक्स एक्सिस origin, okay, x axis origin and position of car at different times, okay, different times। तो ये हमें वन डायमेंशनल मोशन में जो है दिस इज ओरिजिन, सो एक्स एक्सिस, तो डिफरेंट टाइम्स पे जो है उसकी पोजीशन क्या क्या है, हाँ? तो नेक्स्ट थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज आल्सो ए क्वांटिटी, ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें चेंज इन पोजीशन को बताती है। ओके, तो उसको समझने के लिए बच्चों लेट अस कंसीडर दैट जो आपका ऑब्जेक्ट है इट हैज ए पोजीशन x1, उसकी पोजीशन है एट टाइम t1, और x2 उसकी पोजीशन है एट टाइम t2। तो बच्चों उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई? उसकी पोजीशन चेंज होगी x2 माइनस x1। ओके, और टाइम कितना चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ t2 माइनस t1। तो बच्चों यहां पे जो आपका चेंज इन पोजीशन है दैट विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा x, जिसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा x। तो व्हाट विल बी डेल्टा x? डेल्टा x विल बी x2 माइनस x1। अब तो यहां पे जो आपका जो डेल्टा x है इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगा? जो आपका डेल्टा x है इट विल बी पॉजिटिव इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। ओके, बट इफ x2 is less than x1 then delta x is negative। ओके, तो इट मीन जो डिस्प्लेसमेंट है इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, जैसे हमने पाथ लेंथ की बात की थी तो पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? पाथ लेंथ इट डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ओके, तो मतलब जो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, मतलब वेक्टर और के बारे में और स्केलर के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पे हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो है हमें वेक्टर्स के बिना भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जो वन डायमेंशन होता है वहां पे देयर आर ओनली टू डायरेक्शन, आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जहां अपवर्ड जहां डाउनवर्ड। तो उसको हम जो फॉरवर्ड है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, बैकवर्ड को हम साइन कन्वेंशन से नेगेटिव ले लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड को क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो बच्चों अगर इसी को एक टर्मिनोलॉजी को मैं यूज करूं तो अगर आप यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी, अगर मैं जहां से ओ टू पी की कार की डिस्प्लेसमेंट को बताऊं तो व्हाट विल बी डेल्टा एक्स। तो यहां पे आपका ओ टू पी, अब आपका ओ तो डेल्टा एक्स फ्रॉम ओ टू पी इन दिस ग्राफ, अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो डेल्टा एक्स फ्रॉम ओ टू पी। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इसका मतलब यहां पे आपका x1 क्या है? जहां पे आपका x1 है 0 मीटर। ओके, और x2 क्या है? x2 है 360 मीटर। तो व्हाट विल बी डेल्टा x? डेल्टा x फार्मूले से देखिए दैट इज x2 माइनस x1, तो दैट विल बी 360 मीटर माइनस 0 मीटर, दैट विल बी 360 मीटर। ओके, तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी 360 मीटर। ओके, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है इस केस में कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड 360 मीटर है एंड इट इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव साइन। ओके, तो बच्चों सिमिलरली जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पी टू क्यू, अब इसी को आप एग्जांपल को देखिए फ्रॉम पी टू क्यू। सपोज अब मैंने डिस्प्लेसमेंट बतानी है दैट इज डेल्टा एक्स फ्रॉम पी टू क्यू। तो इस केस में बच्चों क्या होगा?
इन दिस केस आई विल हैव, अब मेरा x1 क्या है, आई हैव x1 इज इक्वल टू p पे मेरा x1 है क्योंकि p2q की बात करूं दैट इज 360 मीटर, और व्हाट इज माई x2, वो q है दैट इज 240 मीटर. तो व्हाट इज डेल्टा x, तो डेल्टा x विल बी x2 माइनस x1 दैट इज 240 मीटर माइनस 360 मीटर, तो दैट विल बी माइनस 120 मीटर. अब इसका क्या मतलब हुआ, माइनस 120 का मीटर का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जो आपका नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका इट इज डिस्प्लेसमेंट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो इसमें हमें जो वन डायमेंशनल मोशन है इसमें हमें वेक्टर नोटेशन की यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब तो यहाँ पे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वो ये है कि दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, वो कैसे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड of displacement may or may not be equal to the, just a minute to change the marker, the magnitude of the displacement may or may not be equal to the path length traveled by an object. ओके, अब बच्चों इसको आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. जैसे इस ग्राफ को आप देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए मोशन ऑफ द कार फ्रॉम O to P. तो व्हाट इज द योर डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसमें पाथ लेंथ अगर आप इसका मोशन कंसीडर करो कार का फ्रॉम O to P, मोशन फ्रॉम O to P. Okay, so what is displacement? In this case you have displacement is equal to 360 meter. Okay, in this case you also have path length. आपकी path length कितनी है? In this case motion from O to P, both displacement and path length is equal to 360 meter, है ना. It means जो दोनों है they are equal in magnitude. but बच्चों आप कंसीडर कीजिए motion of the car from O to P and back to Q. Okay, इस केस में जो आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस केस में जो आपका जहां पे तो दोनों सेम है. अब अगर आप मोशन कंसीडर करो, मोशन फ्रॉम O to, तो इसमें क्या है आपका बोथ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं. बट अब दूसरा केस देखिए, मोशन फ्रॉम O to P एंड बैक फ्रॉम P to Q. तो इस केस में बच्चों जो आपका, पहले मैं पाथ लेंथ की बात करता हूं, इस केस में आपकी पाथ लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी, तो पाथ लेंथ विल बी 360 मीटर, क्योंकि O to P जो आपका है डिस्टेंस दैट इज 360 मीटर, तो पाथ लेंथ क्या आएगी, पाथ लेंथ आएगी 360 मीटर प्लस 120 मीटर, क्योंकि उसमें हम डायरेक्शन लेते नहीं है, तो दैट विल बी 480 मीटर, है ना. तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी दैट इज, अब मेरे को मोशन मेरा क्या है, मोशन है मेरा फ्रॉम O to P एंड बैक फ्रॉम P to Q. तो मेरे को इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेनी है, तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है O, फाइनल पोजीशन क्या है P, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दैट विल बी x2 माइनस x1. तो इस केस में जो मेरी डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट विल इक्वल टू 240 मीटर. ओके, so this proves this statement that magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traveled by the object. Okay, तो बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज वो है, आप देख रहे होंगे कि जो कभी भी जो है मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट विल नॉट बी ग्रेटर देन द पाथ लेंथ. ओके, दैट विल वो उसके बराबर आएगा जहां उससे कम होगा, किसका, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का. ओके, अब बच्चों किसी भी कोर्स ऑफ मोशन के लिए जो आपका है, दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स जो आपको इसका कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगी. तो किसी भी कोर्स ऑफ मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पर अगर वो मूव करता है तो उसका डिस्टेंस जहां उसका पाथ लेंथ जीरो नहीं होगा. सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O to P एंड देन बैक फ्रॉम
P2O, है ना। तो उस केस में बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या करके कौन साइड। ओके, तो यहाँ पे देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। ओके, तो पहले मेरे को इसको रब करने दो। अब बच्चों वो ये है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट for a course of motion may be 0, but path length is always non-zero. ओके, अब इसको देखिए इस ग्राफ से आप कैसे समझोगे। ओके, बट पाथ लेंथ इज ऑलवेज नॉन जीरो। अब इसके एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए जो आपकी कार है वो स्टार्ट करती है ओ से एंड इट गोज फ्रॉम O to P and then return to O. ओके, सपोज जो आपकी कार है, कार गोज फ्रॉम, जो आपकी कार है गोज फ्रॉम O to P and then to this is O, not P. It goes from O to P, okay, and फिर वापस कहाँ जाती है, again it comes to O. ओके, तो बच्चों इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो क्या होएगा, दैट इज x2 माइनस x1। तो O से चली P तक, P से दोबारा O पे आई, तो इन दिस केस योर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट व्हाट इज योर पाथ लेंथ, पाथ लेंथ आपका हो जाएगा 360, इधर चली 360 इधर चली, दैट विल बी 360 मीटर प्लस 360 मीटर, दैट विल बी 720 मीटर। ओके, तो ये इसका मतलब है। ओके, नाउ बच्चों इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कुछ आपके ग्राफ से डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा इसको, मोशन को। ओके ओके, तो बच्चों जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो बच्चों जो ऐसे ग्राफ होते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, दे आर पावरफुल टूल टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अलोंग स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने एक्स एक्सिस की बात की थी। ओके, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इन पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो यू विल हैव ए ग्राफ। ओके, अब सपोज कीजिए जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ओके, वो चेंज नहीं करता टाइम के साथ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। ओके, तो बच्चों जो फर्स्ट केस है दैट आई विल डिस्कस विद यू। ओके, आई विल डिस्कस विद यू 3 ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो एक्स एक्सिस में आप लोगे टाइम और वाई एक्सिस में आप लोगे पोजीशन। ओके, तो सपोज हियर माई हैव 10, 20, 30, 40, 50, 60. Time is in second. Okay, so this side you have x, that is a position. Okay, suppose this is 20, this is 40, this is 60. Okay, similarly बच्चों सेकंड केस, जो आपका सेकंड ग्राफ है, ओके, यहाँ पे भी आपके पास टाइम है, ठीक है, टाइम इज इन सेकंड, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ओके, यहाँ पे आपको 20, 40, 60, यहाँ पे भी आपके पास x है। ओके, x इज इन मीटर। ओके, मैं ऐसा यूनिट में कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपका ऐसे ग्राफ आता है और जो सेकंड ग्राफ ऐसे है, ओके, तो बच्चों जो आपका जो फर्स्ट ग्राफ है दिस, और जो सेकंड ग्राफ है ये आपका स्टेशनरी बताता है। ये क्या बताता है, दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। और जो आपका सेकंड ग्राफ है दिस इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट किसमें है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और ये क्या बताता है, ये बताता है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन uniform motion. Okay, uniform motion means object covers equal distance in equal interval of time. Okay, अब स्टेशनरी है क्यों, क्योंकि अगर आपका टाइम चेंज कर रहा है तो एट एनी टाइम यू विल हैव x इक्वल टू 40। अगर आपका 10 सेकंड है तब भी 40 है, 20 सेकंड है तब भी x 40 है। इट मींस ऑब्जेक्ट ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी या रेस्ट में। अब यहाँ पे क्या है, अब आपके सेम इंटरवल में सेम पोजीशन चेंज हो रही है इन दिस केस। ओके, सो this graph represent object moves with a uniform motion. Okay, अब जो नेक्स्ट ग्राफ है that I will discuss with you. Okay, that is object जो उसमें है it will move with non uniform motion as well as uniform motion and then finally come to rest. Okay, उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, ठीक है।
तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। अब ये वाला है, दिस इज सपोज दिस, तो यहाँ पे आप यू हैव टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड यू हैव पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑन द वाई एक्सिस, ओके। सपोज दिस इज 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and so on. Here you have 50 100 150 200 250 300 and so on. Okay, this is position and this is time. Okay, this is position time graph. ओके अब बताओ, जो अगर सपोज करो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो हम कार को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड फ्रॉम ओरिजिन ओ, दिस इज, इसको हम ओरिजिन ओ मान लीजिए, है ना। तो यहां से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड इट पिक्स अप स्पीड अंटिल 10 सेकंड, 10 सेकंड तक वो स्पीड अप होता है, ठीक है। तो स्पीड अप होता है मतलब इट विल गेन स्पीड, ऐसे करके वो स्पीड अप होता है, एंड आफ्टर दैट इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अप टू 18 सेकंड, सपोज कि 18 सेकंड है, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अप टू 18 सेकंड, एंड आफ्टर दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके बाद क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, है ना, स्पीड कम होगी, एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट। ओके, तो ऐसा ग्राफ आपको क्या बता रहा है, अब देखो ग्राफ हमें बहुत इंफॉर्मेशन है, ये क्या बता रहा है कि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका पोजीशन भी इंक्रीज हो रहा है, और जो स्पीड अप हो रहा है, उसके बाद आपका देखिए वैसा ही ग्राफ आ गया नेचर जैसा हमने अभी रब किया है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चला, अब जैसे आप 18 सेकंड पे पहुंचा, वहां पे आपने ब्रेक लगाई, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद उसका थोड़ा सा जो स्लोप है वो कम होगा, एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट एंड यू विल हैव ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो बताओ ये ग्राफ, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन आवर फॉलोइंग डिस्कशंस। ओके, so today I will stop here. Okay, in next time we will discuss about average velocity and average speed. Thank you.